जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक शानदार बेहतरीन सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा गणित के पहले चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा रियल नंबर। इसके पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले आप लोगों को बता दें कि इसमें आज हम बहुत बेसिक सी चर्चा करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। यदि किसी बच्चे ने 9th में संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसको भी आज उस चैप्टर को बहुत धुआं उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे इस क्लास में नए हैं बेटा, जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सबको प्राप्त हो सके। तो बच्चों आगे हम लोग अपने सेशन में बढ़ते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले बेटा वास्तविक संख्या की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले बेटा? वास्तविक संख्या की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में आज हम पूरा एकदम बेसिक से एकदम निचोड़ निकालेंगे इसका। ठीक है, एकदम बेसिक से जानेंगे कि क्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है। उसके पहले हम ये समझेंगे कि संख्याओं के बारे में, संख्या के बारे में पूरी चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, रुको जरा, कहे बंद कर रहे हैं। तो हम लोग बेटा वास्तविक संख्याओं के बारे में समझने से पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं कितनी होती हैं। इन संख्याओं के बारे में आज तक हम लोगों ने क्या जाना, क्या समझा है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम एकदम जानेंगे। एकदम बेसिक से क्लास रहेगी बेटा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहीं से आपके टॉपर बनने की भी शुरुआत हो रही है बेटा। आज पहला नंबर डे 1 हमने बताया था कि हम लोग 90 डेज में पूरे सिलेबस को चेक करने वाले हैं। तो उस 90 डेज में हर विषय को खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग हमारे साथ परमानेंट जुड़े रहें। तो हम लोग बेटा वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, ताकि इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आए आगे चल के। ठीक है, तो पहली सबसे नंबर 1 नंबर पे संख्या है बेटा हमारी, क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जहां से हम वस्तुओं को या जिन जिन वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब है नंबर सिस्टम की जहां से शुरुआत ही होती है वो क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। नंबर सिस्टम में शुरुआत कहां से होती है बेटा? 1 से। क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक जाते हैं बेटा? अनंत तक। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में समझने के लिए बेटा अब आप हम लोग समझ लेते हैं कि इन प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो बेटा क्या होती है? अनंत होती है। बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई डिसाइड ही नहीं है, इसलिए हम उसको अनंत बोलते हैं। यदि कोई हमसे पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ बेटा, तो हम लोग उसका जवाब देते हैं 1। क्या देते हैं? 1। अगर हमसे कोई बेटा पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो वो क्या होती है बेटा? 9। क्या होती है? 9। यदि हमसे कोई पूछता है एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो क्या होता है बेटा? 1 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई पूछता है तो हम उसको 10 बताते हैं। यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो बेटा हम 100 बताएंगे, सॉरी 99 बताएंगे। क्या बताएंगे? 99। समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके इसमें कुछ थोड़ी बहुत बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बेटा पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब देखो होल नंबर में क्या होता है बेटा कि इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाता है, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक बेटा? अपरिभाषित यानी अनंत तक। कहाँ तक बेटा? अनंत तक। ठीक है, तो इसमें ये पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा, जीरो कौन सी संख्या है? जीरो बेटा क्या है? जीरो एक धनात्मक संख्या है। कैसी है? जीरो एक धनात्मक संख्या। जीरो को मतलब जो जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं वो क्या होती है? हमारी शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। जैसे हमने कहा कि वहाँ पे कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं को हम शून्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे हम कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं खरीदा, तो कुछ नहीं खरीदा मतलब जीरो, उसका सारा चीज़ जीरो हो गया। हमने कोई पढ़ाई नहीं की तो वो सारा क्या हो गया? जीरो। समझ में आ गई बात? तो जो हमारा एफर्ट्स था वो जीरो था। समझ में आई बात? देखो पूर्णांक संख्या के बारे में आप समझ लो। देखो
पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या भी शामिल हो और ऋणात्मक संख्या शामिल हो, साथ में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। क्या शामिल कर लिया जाए? जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। जैसे हम कहें कि माइनस में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन बेटा, इधर कहाँ तक? अनंत तक, और इधर भी कहाँ तक बेटा? अनंत तक। तो इसका मतलब यह है कि ऋणात्मक में भी अनंत तक जा रहा है, धनात्मक में भी अनंत तक जा रहा है। इसी को हम कहते हैं बेटा क्या? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग कक्षा 4, 5, 6, 3 में अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वहाँ पे गद्दारी मक्कारी किए होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं बेटा क्या? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे समझते हैं बेटा, आगे क्या है भैया? आगे हमारा कह रहा है सम संख्या के बारे में बताओ जरा। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है? अच्छा, उसी प्राकृतिक संख्याओं को हमने सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में डिवाइड किया है। प्राकृतिक संख्याओं को हमने किस में डिवाइड किया? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य में। अब देखो, सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। एकदम छोटी सी परिभाषा है, आराम से लिख लेना। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में बताओ, 2 से 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, एंड सो ऑन। कहाँ तक हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट, अनंत तक। यानी हमारे नंबर सिस्टम में, यानी हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। तो सम संख्या भी कहाँ तक हो जाएगी बेटा? अनंत तक हो जाएगी। अगर यदि हमसे कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बताओ, सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो क्या लिखेंगे बेटा? 2। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अगर हमसे कोई पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 8 लिखेंगे। सॉरी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 2 लिखेंगे। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो 8 होगी। क्या होगी बेटा? 8 होगी। अगर हमसे 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो बेटा 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सम संख्या क्या होगी? 98 होगी। क्या होगी बेटा? 98 होगी। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना। कभी कभी तुमसे ज़्यादा जानकार पाने लोग यही सब पूछ लेते हैं और आप लोग फंस जाते हैं ना, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलो, विषम संख्या के बारे में हमने विषम संख्या के बारे में बताया, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाती है। यानी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में जो 2 से विभाजित नहीं होते वो क्या है? विषम। अब जैसे 1 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 2 से विभाजित नहीं होता है, 5 2 से विभाजित नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 नहीं होता, 11 नहीं होता, दैट सो ऑन। कहाँ तक? अनंत तक बेटा। कहाँ तक? अनंत तक। अब इसमें बताओ सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी बेटा हमसे पूछ ले विषम संख्या बताओ। क्या पूछे? विषम संख्या बताओ। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी बेटा? 1। सबसे एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या बताओ। तो बड़ी विषम संख्या एक अंक की क्या हो जाएगी बेटा? 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ में आई बात? अगर 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो बेटा 11। क्या बताएंगे? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या पूछे तो क्या बताएंगे? 99 बताएंगे, यानी 99। क्या बताएंगे बेटा? 99 बताएंगे। चल, ये चीज़ें सारी क्लियर हैं। यदि अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो भैया आप लोग कमेंट्स में थोड़ा छाप दिया करिए कि सर थोड़ा बहुत हमको मज़ा भी आ जाता है पढ़ते वक्त, है ना। चलो, अब उसी प्राकृतिक संख्याओं को हमने डिवाइड कर लिया बेटा भाज्य और अभाज्य में। किसमें? भाज्य और अभाज्य में। अब देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या यानी वह संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो। अधिकतम 2 गुणनखंड हो। अधिकतम 2 गुणनखंड हो। ठीक है, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो वो क्या होती है बेटा? अभाज्य। अरे गलत लिख दिया, अभाज्य लिख दिया मैंने तो। रुको,
रुक जाओ बेटा, ठीक है। दो से अधिक गुणनखंड हो अभाज्य संख्या में, सॉरी बेटा मैंने इसको अभाज्य समझ लिया था, ठीक है। दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड हों तो क्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है बेटा। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। दो से अधिक गुणनखंड हो तो क्या होता है, वो भाज्य संख्या होती है। अब दो से अधिक गुणनखंड किसके किसके होते हैं बेटा, दो से अधिक गुणनखंड तो तुम्हारे होते हैं 4 के, फिर 6 के, फिर 8 के, फिर 9 के, फिर 10 के, फिर 12 के एंड फिर 15 के, ऐसे करके बेटा कितने होते हैं, अनंत होते हैं। अब हमसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हम लोग क्या बताएंगे बेटा, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है क्या है बेटा, 4। क्या है, 4। अगर हमसे सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी पूछता तो क्या होता बेटा, 4 होता। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर हमसे ये पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम हो भाज्य हो, विषम भाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगी बेटा, 9 हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अभी ये किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के भी काम आएंगी। यही सब चीज़ें आदमी, बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं ना कि 9-10 सब आपके नींव होते हैं, यदि यही कमज़ोर हो जाएगा तो आगे की बिल्डिंग आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो आपकी पढ़ाई की नींव 9-10 ही है, यदि अगर आप यहीं से मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बिल्डिंग जो है कमज़ोर हो जाएगी, है ना, आगे पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। चलो अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं बेटा। हम लोग किसके बारे में समझते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक। अभाज्य संख्या जिसमें क्या हो, अधिकतम 2 गुणनखंड हो बेटा। क्या हो, अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हों तो वो क्या होता है बेटा, अभाज्य संख्या होती है। जैसे बेटा 2 के अधिकतम 2 गुणनखंड होंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं कह देना गधों, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 7 के बाद क्या आएगा बेटा, 11, 11 के बाद क्या आएगा बेटा, 13, 13 के बाद क्या आएगा बेटा, 17, 17 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद क्या आएगा बेटा, 23, 23 के बाद क्या आएगा बेटा, 29, 29 के बाद क्या आएगा बेटा, 31 एंड सो ऑन, लिखते चले जाना आगे जहाँ तक तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। अब देखो इन अभाज्य संख्याओं में अगर हमसे छोटी बड़ी पूछ ले तो कहेगा सबसे छोटी, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। सम अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, 2 होती है। अगर हमसे कोई पूछे एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो बेटा 7। क्या होती है, 7। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो क्या होती है बेटा, 7। ये ध्यान रखना, बहुत बार सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछा गया है तो क्या होता है, 2। अच्छा 2 ऐसी संख्या है जो पूरी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला में इकलौता सम है, उसके बाद पूरी अभाज्य संख्याओं में कभी भी तुमको सम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, जिन 2 संख्याओं का मासा क्या हो बेटा, 1 हो, वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5 ये क्या है बेटा, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। जैसे 18, 25 ये भी क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 2 से भी कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो वो क्या होती हैं, आपस में सहअभाज्य होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चल अब आ जाओ बेटा परिमेय अपरिमेय में, किस में आ जाओ बेटा,
परिमेय के बारे में बात कर लेते हैं और अपरिमेय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं इस नंबर सिस्टम में, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है, परिमेय हैं। क्या है, परिमेय हैं। चाहे वो पूर्णांक संख्या हो वो सब की सब क्या है, परिमेय हैं। चाहे वो भाज्य संख्या हो सब की सब क्या है, परिमेय हैं। चाहे वो अभाज्य संख्या हो सब की सब क्या है, परिमेय हैं। जितनी भी तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या है, परिमेय हैं। तो परिमेय संख्या, अब इसकी परिभाषा क्या है भैया, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, किंतु यानी तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी हर उसका 0 नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे इसको लिखना चाहूँ अपने हिंदी भाषा में तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा अंश बटा हर। इस परिमेय संख्या को क्या लिख सकता हूँ, अंश बटा हर। क्या लिख सकता हूँ बेटा, अंश बटा हर। लेकिन हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा, जितनी भी संख्याएं हैं रेशियो के रूप में पाई जाती हैं, यानी अनुपात के रूप में पाई जाती हैं, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा, परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 3/2, 5/4, ठीक है, -3/2, -7/9, ये सब क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। 0 बताओ, 0 क्या है, तो 0 भी क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। 0 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। 0 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, एकदम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो 22/7 पूछ ले, पाई का मान होता है ना 22/7, ये क्या है बेटा, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। अब आ जाओ अपरिमेय संख्या, यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर से सुन लो, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण समझ लो भैया, उदाहरण समझ लो, एग्जाम्पल, अगर वर्गमूल के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याओं को अगर लिख दिया जाए वो सब क्या कहलाएंगी बेटा, अपरिमेय कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। ये सब क्या है बेटा, अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 2√3, तो ये भी क्या है बेटा, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। कहीं मैं ऐसा लिख दूं 1/√2, तो ये भी क्या है बेटा, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय है। समझते रहना बात को। कहीं मैं ऐसे लिख दूं बेटा, कहीं पाई, इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। पाई क्या है, तो पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चा, अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वो क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7 वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन पाई स्वयं क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है बेटा, स्वयं अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब चलो, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब अगर मुझे एक चीज़ और बता दो बेटा आप लोग, अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूं 0/1, क्या ये कौन सी संख्या है, 0/1 ये कौन सी संख्या है, तो 0/1 बेटा क्या है, अभी बताए थे ऊपर, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखो परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं ये कह दूं 1/0 बताओ, 1/0 बता दो कौन सी संख्या है, तो 1/0 बेटा इस नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इसका नाम हो जाता है अपरिमित। क्या नाम दे देते हैं बेटा, अपरिमित। क्या नाम दे देते हैं, अपरिमित नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, अपरिमित नाम दे देते हैं, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बहुत समझ गए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत बात ही कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है बेटा, वो कैसा होता है, शांत होता है, और एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत। दोनों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कैसे कैसे होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के होते हैं बेटा। क्या होता है, एक शांत होता है और एक क्या होता है बेटा, अशांत होता है।
ये शांत अशांत है क्या चीज़ सर, इसके बारे में आप बताइए। तो शांत क्या होता है बेटा, दशमलव प्रसार, मतलब ऐसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं जिसमें कभी कभी देखना दशमलव के बाद वो भाग देना यानी उसका शेषफल का मान शून्य हो जाता है, वो क्या होता है बेटा, क्या होता है आप बताइए, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी जैसे 5 का भाग 4 में दे रहे हैं तो देखना दशमलव लगाओगे 4 के बाद 0 लग जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब हमने देखा कि एक समय पे शेषफल उसका 0 आ गया दशमलव के बाद। यदि दशमलव के बाद किसी 2, 3, 4 या एक अंक के बाद अगर उसका शेषफल शून्य आ जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा, शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब देखो दशमलव के बाद जरूरी नहीं है 50 अंक तक भाग गया, लेकिन 50वें अंक के बाद भी उसका शेषफल 0 हो गया तो तब भी वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। मान लो कोई संख्या है 1000 बार तक उसको भाग ले गए, ठीक है, 1000 बार तक भाग गए और उसका शेषफल 0 आ गया, तब भी वो क्या हो जाएगा बेटा, शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। एकदम अच्छे ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो एक कोई संख्या है जिसमें भाग दे रहे हैं, भाग चले जा रहा है, चले जा रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार उसका शून्य हो ही नहीं रहा है, यानी उसका शेषफल शून्य आ ही नहीं रहा है। अगर उसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है और कोई एक संख्या बार बार वही संख्या आई जा रही, आई जा रही, आई जा रही, जैसे 10 में 3 का भाग दो तो 10 में 3 का भाग दें, 3 त्रिका 9, दशमलव 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब आता जाएगा दशमलव 3 3 3 3 3 3 तब तक आएगा जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक। तो इसका मतलब ये कैसा प्रसार है बेटा, आसान दशमलव प्रसार है। कैसा है, आसान दशमलव प्रसार। आसान दशमलव प्रसार बेटा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन तब भी वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ा जाता है। उसको बस इतना है समझ लो कि हाँ भैया आसान दशमलव प्रसार कुछ होता है। चल, तो हमने बहुत अच्छे समझ लिया सर कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, आसान दशमलव प्रसार क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल शून्य आ जाता है, ठीक है। आसान दशमलव प्रसार में क्या होता है बेटा, शेषफल 0 आता नहीं है, शेषफल में 0 नहीं आवत है, यानी शेषफल का तो 0 बराबर होते नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। चलो भाई, अब देखो शांत दशमलव प्रसार हो गया, आसान दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए भैया। चलो, अब जैसे मान लो हमने भाग दे दिया, किसका भाग दे दिया भैया बताओ, 5 में भाग दे दें 4, ठीक, तो क्या होगा, 4 एकन्नम 4, अब 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1.25। यदि दशमलव के बाद कुछ अंक बाद जाके उसका भाग शून्य हो जा रहा है, शेषफल शून्य हो जा रहा है, तो वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। आसान दशमलव प्रसार में बेटा जैसे 10/3 मैंने बताया, इसको भाग दोगे भैया जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये ऐसे लग जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आसान दशमलव प्रसार है। और ये आसान दशमलव प्रसार किसका रूप है भैया, परिमेय संख्या का। तो कहीं ऐसे लिखा हो 0.333 और ऐसे लगा हो पूरे में लगा हो बार, तो ये भी क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। अरे याद करो तुम्हारे जवानी के दिन कक्षा 9 के, जब तुम लोग जवान थे तो तुम लोग पढ़ते थे ना 0.9 बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तब आप इसको 9/10 लिखते थे और सीधे सीधे कहानी कुछ और हो जाती थी, है ना, कट पिट के, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ भैया, तो जैसे ही ये सब संख्याएं मिलती हैं तो आप लोग इसको क्या बताएंगे, परिमेय संख्या बताएंगे। चलो अब मुझे ये बताओ, कहीं पे लिखा है 0.23543547925 ऐसे करके, और यही संख्या लिखी, इतने भी जाके बताओ ये कौन सी संख्या है। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है। और एक संख्या दे रहा हूँ 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ये अब इन दोनों में बताओ कौन सी क्या है। तो भैया ये भी क्या है, परिमेय है। क्या है, ये परिमेय है। और ये परिमेय में कौन सा रूप दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत है। अब देखो ये क्या है, अशांत है। कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन आवर्ती है। कैसा है बेटा, आवर्ती है। तो इसका नाम हमने पढ़ा था एक, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, जिसको हम नाम दिए क्या बेटा, परिमेय संख्या। जिसको नाम दिया हमने परिमेय संख्या। क्या नाम दिया बेटा, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। समझ में आई बात? चल, समझ में आ गई हो तो ठीक है, लिख लेना, नहीं तो जय श्री राम। ठीक है, वैसे भी आप सब बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सुंदर सुंदर हमारे बच्चे हैं। चल ठीक, आप लोग इसी शानदार जानदार मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, बढ़िया पढ़ाई करिए, है ना, जीवन में कुछ करिए। चल अब आ जाओ भैया अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बेटा अशांत ही होता है। कैसा होता है? केवल अशांत होता है। अशांत के साथ क्या होता है बेटा? अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होता है। कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। जहाँ पे ये देखने को मिल जाए अशांत अनावर्ती, तो वो क्या हो जाता है बेटा? अपरिमेय संख्या हो जाती है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ लो बेटवा, क्या पूछा जाता है वो समझ लो। जैसे 0.357023 2 5 6 7 9, ठीक है, 2 5 4 ऐसे करके, और ये यहाँ पे ऐसे लिखो। अगर हम इसको नहीं लगाते बेटा, इसको यहाँ तक ऐसे लिख देते, तो ये क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाती, शांत दशमलव प्रसार हो जाता। लेकिन हमने ये लगा दिया, डैश 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 लगा दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? अशांत हो गया, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब जब कोई संख्या रिपीट नहीं करती उसको अनावर्ती कहते हैं। तो इसमें कोई एक प्रॉपर संख्या रिपीट नहीं कर रही बेटा, इसलिए हमने इसका नाम अशांत अनावर्ती रखा। और ये क्या होता है बेटा? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। जैसे 0.10100100100 ऐसे करके 1450 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है बेटा? अशांत अनावर्ती है, जो कि अपरिमेय संख्या का रूप है। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या क्या है। हमने परिमेय संख्या के बारे में समझा। सबसे शुरुआत में हमने किसके बारे में समझा बेटा? हमने समझा प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक समझा। फिर हमने क्या समझा भैया? सम और विषम समझा। फिर हमने क्या समझा? भाज्य अभाज्य सहभाज्य समझा। फिर हमने क्या समझा बेटा? परिमेय अपरिमेय को समझा। फिर उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप का निचोड़ देख लिया। चलो भाई, अब बारी आती है हमारी एलसीएम एचसीएफ को सीखने की। किसकी बारी आती है सर? एलसीएम एचसीएफ को सीखने की। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए बेटा। इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 को धुआं करना है, तो उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा बच्चा, है ना। अभी से लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस गर्मी में टीचर ही जिम्मेदार नहीं है कि आपको पढ़ाए कायदे से, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि आप भी उतनी मेहनत से पढ़ें, है ना। दो संख्याओं का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं, कुछ कहानी ही सीख लेते हैं। अच्छा, दो संख्याएं मान लो ए और बी हैं। दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका लासा मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो, अच्छा इसका एक फार्मूला होता है, उसको भी सीख लो। चलो इसको छोड़ो, फार्मूला सीखो पहले। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। चलो अब देखो, कह रहा है दो संख्याओं का लासा तथा मासा ज्ञात करना है। तो भैया सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का लासा गुणे मासा। उन्हीं संख्याओं का लासा गुणे मासा। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, हमको अगर लासा पूछ लेता है तो इस मासा को इसके बट्टे में भेज देते हैं। कभी कभी लासा मासा पूछ लेता है तो लासा को इसको बट्टे में भेज देते हैं। पहली संख्या पूछ लेता है तो इस दूसरी संख्या के इन दोनों को बट्टे में भेज देते हैं। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है मेन। क्या? पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। अब क्या कह रहा है भैया? 6 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। तो 6 20 का हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ। तो भैया ये बताओ, 6 ये हो गया और 20 हो गया। पहले 6 का गुणनखंड कर लो, फिर 20 का।
6 का करने जाओगे बेटा 2 3 6 और 3 1 9 3। सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या से इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से इसको काटेंगे, 2 10 20 आ जाएगा बेटा। फिर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 1 9 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा लिखेंगे क्या, 6 बराबर लिखेंगे बेटा 2 × 3 × 1। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे 20 के बराबर क्या लिखेंगे भैया, 20 के बराबर में लिखेंगे 2 × 5, ठीक। अब हम यहाँ निकालेंगे बेटा HCF, क्या निकालेंगे HCF। अब HCF में क्या आएगा भैया, HCF में वो आता है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। दोनों संख्याओं में जिसमें उभयनिष्ठ होता है उसको हम HCF कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा 2, यहाँ 2 लिख लिया। फिर कुछ कॉमन है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका मासा क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा मासा इसका 2 आ जाएगा। अब ज़रा इसके लासा की बात कर लो भैया। तो लासा में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लासा में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। फिर ऊपर वाले में जो बचा उसको लिख लेते हैं, नीचे जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 5 दूनाई 10, 10 30, 30 दूनाई 60 आ गया। 60 इसका क्या हो गया बेटा एलसीएम हो गया। क्या हो गया 60 एलसीएम हो गया। अब एक चीज़ और समझो, लासा और मासा दोनों में मासा हमेशा छोटा होता है, लासा हमेशा बड़ा होता है, इसको एकदम ध्यान रखना। अब चलो हमसे पूछा 6 72 120 का बताओ हमको लासा। तो 6 का गुणनखंड तो बेटा हमने कर ही लिया था, 2 × 3 × 1। उसके बाद हमको 72 का करना है, तो 2 से काटेंगे तो 36 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। फिर 9 को 3 × 3 लिख देंगे। उसके बाद बेटा 120 को देखो दिमाग में कर रहे हैं, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका पैदाइशी मेथड है ना। चल अब 120 में करेंगे बेटा, 2 से भाग लगाएंगे 60 बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे 30 बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे 15 बचेगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे 5 बचेगा। ये लिख दिया। कितना आसान है एकदम, है ना, एकदम आसान है भैया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा HCF क्या आएगा बच्चा, HCF क्या आ जाएगा भैया, HCF में जो उभयनिष्ठ है, ये देखो उभयनिष्ठ दिखा 2, फिर कुछ उभयनिष्ठ 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 भी दिख गया सर। तो 2 3 6 इसका क्या हो जाएगा HCF। तो LCM क्या हो जाएगा बेटा, LCM बताना ज़रा। पहले जो उभयनिष्ठ है उसको लिखो, ऊपर जो उभयनिष्ठ है उसको लिखो। ऊपर तो कुछ ना बचा सर, यहाँ पे देखो ये बचा और ये बचा, 2 × 2 × 3 बचा, ठीक है। अब देखो ये 3 नहीं एक ही बार, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर वाला 3 लिख लिया। अब यहाँ पे बचा एक सेकंड भाई, गड़बड़ हो गया। देखो सबसे पहले ये 2 उभयनिष्ठ वाला लिख लिया, ऊपर से जो 3 पूरे में कॉमन है उसको लिख लिया। फिर हमने देखा कि एक ही 3 बचता है, उसको भी लिख लिया। यहाँ पे देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 बार है, एक बार लिख लेंगे। अरे 2 बार 2 यहाँ है, इन दोनों का उभयनिष्ठ एक ही, एक तो बचेगा। फिर यहाँ बचा बेटा 1 5 बचेगा। अगर इसका गुणा कराएंगे तो 5 दूनाई 10 दूनाई 20 23 60 60 त्रिक 18 18 दूनाई 36, यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 360। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 360 इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आएगा लासा मासा निकालना। कोई दिक्कत हो तो आराम से जाना, कमेंट में करना कि सर हमें समझ में नहीं आया। मैं वहीं पे उसी क्वेश्चन को जाके, आपको जो क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन बस टाइप कर देना, मैं उस क्वेश्चन को जाके आराम से उसको फिर से उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। चलो कह रहा है 96 और 404 का एलसीएम तथा एचसीएफ। भैया ये होमवर्क है, आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 17 23 29, 17 का गुणनखंड करोगे बेटा 17 × 1 ही होगा। 23 का गुणनखंड करो बेटा तो 23 × 1 ही होगा। 29 करोगे बेटा तो 29 का गुणनखंड 29 × 1 ही होगा, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। आप लोग एकदम दिमाग में इसको पेचकस से टाइट कर लीजिए। क्या
अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। क्या होता है सर? एक होता है। तो इन 17, 23, 29 क्या है? अभाज्य, तो इनका मासा क्या आ जाएगा बेटा? एक। लासा क्या हो जाएगा? लासा क्या हो जाएगा सर? लासा इन्हीं का आपस में गुणा कर दो, 17, 23, 29 का गुणा करा दो भैया, 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? लासा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करा लेना यार, इतने आलसी तो नहीं हो मुझे लग रहा है। चल, कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है। तो कह रहा है हमसे एम का मान बताओ। बहुत प्यारा सवाल, बार बार बोर्ड एग्जाम में घसीट के लाने वाला सवाल है ना, घसीट को एग्जामिनर इसको देता है, ज़बरदस्ती दे देता है। तो भैया 65 और 117 का ज़रा मुझे ये बताओ एचसीएफ बता दो बस, 65 और 117 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 25 65, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 13, 13 नहीं है 117। अब जरा मैं इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ बच्चा, तो मेरा एचसीएफ निकल रहा है 13, क्योंकि दोनों में कॉमन है केवल 13। लेकिन इस एचसीएफ को कह रहा है इस रूप में लिखा गया है। किस रूप में? 65m-117 के रूप में लिखा गया। तो रियल में एचसीएफ किसके बराबर? 13 के। तो माइनस का 117 उधर गया बेटा, तो प्लस का 117 हो जाएगा, 117। तो 65m बराबर इसको जोड़ेंगे बेटा 130 आ जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 130/65, भाग दे देंगे बेटा 2 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। m बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। रट लेना, एग्जाम में कम से कम 2500 बार पूछा गया सवाल है, आराम से कर लेना बेटा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चल, कह रहा है यदि एचसीएफ इसका इतना 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 दे रखा है, तो आराम से पहले इसका एचसीएफ निकाल लो भैया। क्या? 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लो। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 15 गुणे 15, यानी ये 15 का स्क्वायर है भैया। कौन? 225। 60 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 गुणे 15। तो दोनों का एचसीएफ क्या आया है? दोनों का एचसीएफ क्या आया बेटा? 15। दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 15। अब जरा मुझे ये बताओ, इस 225 गुणे 5 माइनस 10 x को हम लिख सकते हैं 15। अब देखो यहाँ से 5 तो कॉमन ले लो, पहले 5 कॉमन ले लो, तो बचेगा 225 माइनस 5 दूनी 10, 2x बराबर 15। इस 5 से ये कटा भैया 3 बार में, तो 225 उधर चला गया, तो माइनस का 2x बराबर 3 माइनस 225। इसको घटाएंगे बेटा तो माइनस का 2x माइनस का 222 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? माइनस का 2, माइनस माइनस खत्म। तो इस 2x बराबर क्या बचा बेटा? 222। x बराबर क्या हो जाएगा? 222/2। तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा? 111, 111, 111। आराम से सवाल हल हो रहे हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो व्याख्या कीजिए भैया। ये सब सवाल फालतू के सवाल एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर का फ्री का सवाल है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। अरे सर गुणा कराओगे तो भाज्य संख्या मिल जाएगी, तो आराम से उसका मेथड भी है, आराम से चलो कर लेते हैं सवाल को, क्या दिक्कत है। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? 11 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 11, है ना। अरे 11 बाहर आ गया। अब जरा इसका आपस में गुणा करा रहा भाई, इसका गुणा कराओगे तो 5 दूना 10, 10 23 30, 17 30 51, यानी 510 प्लस 11। अब मुझे ये बताओ, यहाँ बचा है 11, इसका बताओ 510, ये कितना आ जाएगा? 11 जोड़ दोगे तो 521 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 521 आ जाएगा। गुणा गलत हो गया क्या? 5 दूनी 10, 10 23 30, 17 30 51, 510। अरे 11 कॉमन ले लिए, सॉरी, ये यहाँ अत्याचार हो गया, 2 ही तो बचेगा। प्लस यहाँ 2 बचेगा भैया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा भैया 512 बचेगा। क्या बचेगा? 512। अब देखो 11 कैसी संख्या है बेटा? 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या।
ये कैसी संख्या है बेटा? भाज्य संख्या। कैसी है? भाज्य संख्या। जब किसी अभाज्य संख्या का, ध्यान रखना हमेशा, अभाज्य संख्या का गुणा भाज्य संख्या में किया जाता है, भाज्य संख्या में किया जाता है, तो सदैव सदैव भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है बेटा, भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। चेक कर लेना हमेशा। जैसे 5 गुणे 4, 5 चौको 20, क्या मिला? भाज्य। 7 गुणे 4 क्या मिलेगा? भाज्य। समझ में आई बात? एकदम आसान सवाल, कुछ नहीं समझना था। वैसे ही ये सवाल है एकदम गंधैला सवाल, लेकिन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में इसको दे दे के एकदम वाट लगा रखी है। मुझे लग रहा है सवाल में कुछ त्रुटि है, बिल्कुल है, हाँ, सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे संख्या गायब है, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये सवाल को रखिए टेस्ट में, HW में, ठीक है। इसको सवाल का डिजिट चेंज किया जाएगा तब बताया जाएगा। चल, कह रहा है यदि एक HCF बराबर इतना 15 दे रखा है तो बताओ इसका LCM। भैया दो संख्याओं का मासा दे रखा है, उसका लासा पूछ रहा है, तो हमने सूत्र बताया था क्या? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो बताओ हमको निकालना क्या है बेटा? लासा। क्या निकालना है? लासा। तो पहली संख्या क्या है बेटा? 120, दूसरी संख्या क्या है बेटा? 225 बटे मासा कितना दे रखा है? 15। 15 से इसको उड़ा देंगे बेटा 15 बार में, तो 15 से इसका इसमें गुणा कराएंगे। 15 दूना 30 की 0 और एक 0, 15 का नाम जो 15 दूना 30 की 0 और 15 का नाम 15 3 18। तो इसका लासा कितना हो जाएगा बेटा? 1800। ठीक है। तो हमने आज बेटा क्या क्या सीखा? आज हमने संख्याओं के बारे में समझा आराम से, ठीक है। सारी संख्याओं के बारे में आज हमने सीखा, ठीक है। ये सारी संख्याएं समझी। उसके बाद हमने भाज अभाज, परिमेय अपरिमेय, दशमलव का रूप, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने लासा मासा अच्छे से किया। ये लासा मासा के कुछ स्पेसिफिक सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, हमने व्याख्या करने वाले सवाल किए। उसके बाद बेटा हमने इसका लासा मासा का एक अंतिम सवाल। अब बेटा बचा है, देखो हमने बताया था कि इसमें हम 3 दिन लेंगे, एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, एक दिन हमने 2 दिन इसकी क्लास होगी। तो आज हमने इसका लासा मासा बेसिक क्लियर कर दिया। अगली क्लास जो होगी बेटा उसमें हम संख्याओं को सिद्ध करना सिखाएंगे कि कैसे किसी अपरिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय क्यों कहते हैं उसको सिद्ध करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा। बहुत बार एग्जाम में बार बार वहीं से सवाल बन रहा है, इवन तो ये कहें कि हर बार एग्जाम में फिक्स है कि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन सा बेटा इसी तरह आप लोग अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार दें, माँ बाप का सम्मान करें, ठीक है। दोस्तों के साथ अपने साथ इसको चैनल को शेयर करते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आप सबसे के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्क्रूटनी रिजल्ट की। जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बेटा, वो डेट बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है। आज मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आपकी जो स्क्रूटनी रिजल्ट का जो फाइनल डेट है वो क्या है और कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और किन किन बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं। तो इन सारी बातों को चर्चा करने वाले बेटा। तो जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो हम लोग बात करने वाले बच्चों स्क्रूटनी रिजल्ट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? स्क्रूटनी रिजल्ट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसकी क्या फाइनल डेट रहने वाली है, तो हम लोग आप लोग से बता दें बेटा कि जो इसका जो फाइनल डेट है, इसका जो फाइनल डेट है, ठीक है, जो अभी तक, ठीक है, जो इसकी फाइनल डेट कब आई है वो डेट क्या है कि जब उसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, और कितने मार्क्स मिले हुए हैं बच्चों को, ठीक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दो बातों पे चर्चा होने वाली है, ठीक है। अब देखो जो फाइनल डेट आई है बेटा, अभी ऑफिशियल आपका कोई डेटा नहीं आया, ना कोई डेट आई हुई है
ना ऑफिशियल कोई बयान है सरकार का कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका रिजल्ट देर क्यों हो रहा है इस पे हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन आपका जो डेट का रिजल्ट मतलब किस डेट पे रिजल्ट आने वाला है उसको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ बेटा। हालांकि इस एक्सपेक्टेड डेट में आपका रिजल्ट जहाँ तक संभव है 99.9% आ जाएगा। यदि अगर कुछ लेट लतीफ़ी हो रही है तो उसका भी जेन्युइन कारण है जिसकी वजह से ये लेट लतीफ़ी हो रही है, लेकिन आई होप मैं जो डेट बताऊंगा उसके बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डेट है बेटा आपकी जो फाइनल डेट है वो रहने वाली है 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में। 3 जुलाई से लेकर बेटा 6 जुलाई के बीच में आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है बेटा 3 से 6 जुलाई के बीच में जारी होने वाला है। बिल्कुल संभावित डेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है इस रिजल्ट को आने में। तो बेटा मैं बता दूं, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मेरी अभी बोर्ड के कुछ लोगों मेंबर से बात हुई है, वहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है। तो उनके सोर्स ऑफ गुप्त सूत्र जिसको कह सकते हैं, तो उनसे पता चला है कि आपका जो रिजल्ट है वो पहले प्रैक्टिकल के जो नंबर्स जो प्रैक्टिकल हुए हैं, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूट गया है उन बच्चों का प्रैक्टिकल हुआ है, उन बच्चों का जब तक प्रैक्टिकल का नंबर उस मार्कशीट में चढ़ नहीं जाता उन तब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो उन बच्चों का भी डाटा आपके साथ जोड़ा जा रहा है, प्लस स्क्रूटनी रिजल्ट में जिन बच्चों के नंबर हेर फेर हुए हैं या जिन बच्चों के नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं उनका भी डाटा फीड किया जा रहा है। अब दोनों के डाटा को फीड करके ही रिजल्ट को आगे जारी किया जाएगा, इस वजह से इस काम में देरी हो रही है, ठीक है। और किन किन बच्चों को कितने मार्क्स बढ़े हैं, देखो बेटा मैं बता दूं स्क्रूटनी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्क्स बढ़ते नहीं हैं। हालांकि जी स्क्रूटनी रिजल्ट होता ही है कि यदि टीचर ने नंबर नहीं दिया किसी क्वेश्चन पे तो वो नंबर दे देता है, तभी आपका मार्क्स बढ़ता है। इन केस कभी जोड़ने घटाने में गलती हो जाती है तब आपका नंबर बढ़ता है, वरना स्क्रूटनी में बेटा जल्दी नंबर बढ़ते नहीं हैं, उतने ही रहते हैं, कभी कभी घट ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन केस कभी कभी टीचर भूल जाता है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं चेक किया उसमें बढ़ जाते हैं मार्क्स, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली है कि नंबर उतने ही रहते हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। इस चैनल पर यदि बच्चे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।